So hello guys and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video we are going to solve the last 15-year question papers of transportation in plant, a very important chapter from examination point of view, one of the most critical chapters of plant physiology. So please make sure आप हर चीज को बेहतर तरीके से समझे. कंसेप्चुअल चैप्टर है, आप पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा. ऑलरेडी मैं क्रैश कोर्स में आपको पढ़ा चुका हूं, इसीलिए आज इसकी डीपीपी में आपको सॉल्व कराने वाला हूं. सो हर चीज को गौर से सुनिएगा, समझने की, एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, सो अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए. मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहां पर मेरी सारी फ्री क्लासेस के लिंक्स आप तक पहुंचते रहते हैं. अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. ओजोन क्लासेस 2.0, उसके ऊपर टॉपर्स के इंटरव्यूज आते हैं और आप लोगों को काफी सारी बायोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने को मिलेगी. इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम देन यू कैन फॉलो मी अपॉन विपिन शर्मा बायोलॉजी विच इज माई ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी. तो चलिए बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के सवाल आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0. इसमें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन सीधी सीधी टिका रखी है. वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल मतलब कि आपके वाटर के कितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं आपके एक पर्टिकुलर सिस्टम में. सो अगर ये आपका सिस्टम है और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर ही है, अगर ये प्योर वाटर है इसका मतलब इसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है या फिर इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं है, तो प्योर वाटर में आपके वाटर मॉलिक्यूल की संख्या मैक्सिमम हो जाती है. वो वाटर मॉलिक्यूल्स जब आपस में टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी उनकी, वो उनको वाटर पोटेंशियल प्रदान करेगी. इस वाटर पोटेंशियल को आप लोग क्या करते हैं? साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, विच डू हैव द यूनिट्स ऑफ प्रेशर. तो साई डब्ल्यू से आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज वाटर पोटेंशियल, जो कि आपके सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल का सम होता है. ओके, और ये आपका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर के लिए 0 होता है, विच इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू. यानी दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो वो आपके वाटर पोटेंशियल को कम कर देगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके दुनिया के हर सॉल्यूशन का जिसमें थोड़े बहुत भी सॉल्यूट्स ऐड हैं उसका ओवरऑल वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो लेस देन 0 गलत बात, मोर देन 0 गलत बात, मोर देन 1 गलत बात, 0 इज द करेक्ट आंसर. ये आपका सही आंसर हो जाएगा. ओके, इजी क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Which of the following facilitates opening of stomatal aperture? स्टोमेटा किस तरीके से ओपन होते हैं? डिक्रीज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल. अगर गार्ड सेल टर्जिड नहीं रहेंगे, डिक्रीज हो जाएगा टर्जिडिटी में, तो आपके स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. ओके, रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल. जो आपका ये अगर स्टोमेटल अपर्चर है तो इसके साथ में क्या प्रेजेंट रहते हैं? आपके गार्ड सेल प्रेजेंट रहते हैं. दीज आर योर बीन शेप्ड गार्ड सेल. ओके, और ये जो गार्ड सेल रहता है इनमें सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल की अरेंजमेंट आपकी इस तरीके से होती है, जिसको आप रेडियल बोलते हो क्योंकि वे आपके सर्कमफेरेंस में बिल्कुल आपके सेंटर की तरफ जोड़ने वाली लाइंस की तरीके से अटैच हैं. ये आपकी इस तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन उस केस में ये इनके ओपनिंग और क्लोजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती. सिंस ये रेडियल है तो ये आपके गार्ड सेल को आगे और पीछे मूव कराने में हेल्प करती हैं, यानी कि आपके स्टोमेटल पोर को ओपन या क्लोज कराने में हेल्प करती हैं. सो दिस रेडियल अरेंजमेंट हेल्प्स द गार्ड सेल्स टू गेट ओपन और क्लोज. और ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें कोई भी झमेला नहीं है. लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेशन नहीं होती, रेडियल ओरिएंटेशन होती है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, ये जो इनर वॉल होती है ये आपकी थिक होती हैं, ये डिसाइड करती हैं कि आपके स्टोमेटा का जो पोर है ये ओपन होगा या क्लोज होगा, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाती है. तो ओवरऑल आपका रेडियल ओरिएंटेशन वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 3. A few drops of sap were collected by cutting across the plant stem by a suitable method. The sap was tested chemically. Which of the following results indicates that it's phloem sap? अगर आपको पता करना है कि सैप जो है वो फ्लोएम सैप है तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए. फ्लोएम सैप का जो पीएच रहता है ये यूजुअली आपका कितना रहता है? 7.4 से लेके और 8.6 के आसपास रहता है, यानी कि आपका स्लाइटली बेसिक की तरफ शिफ्ट कर जाता है क्योंकि 7 से ज्यादा पीएच आपको देखने को मिल रहा है. तो एसिडिक ये आपका नहीं होगा लेकिन एल्कलाइन आपका हो जाएगा. और सैप है तो एब्सेंस ऑफ शुगर कभी हो नहीं सकती क्योंकि सैप आप किसे बोलते हैं? सैप में आपका मेन कंस्टिट्यूएंट ही आपका क्या होता है? शुगर, और उसके साथ थोड़ा बहुत आपका एडिशनल वाटर. सो सैप में होता ही शुगर है तो ये तो आपका होगा ही होगा. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका लो नहीं होता है, इसमें शुगर कंटेंट जब हाई होता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हाई हो जाता है. तो ओवरऑल आपका अल्कलाइन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन विच इज प्रेजेंट ओवर हियर. तो बी आपका आंसर हो जाएगा. रूट प्रेशर डेवलप ड्यू टू. रूट प्रेशर मतलब आपका रूट जो है वो प्रेशर लगाने लगता है जिससे कि आपका जाइलम में
चीजें मूव करना स्टार्ट करें और बेहतर तरीके से एटलीस्ट एक मॉडेस्ट पुश लग जाए चीजों को थोड़ा बहुत ऊपर ढकेलने के लिए। और थोड़ा बहुत अगर पुश लग जाता है तो उसके बाद ट्रांसपीरेशन पुल क्या करता है, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम के थ्रू ऊपर खींच लेता है और लीव्स के थ्रू पानी फिर आपका ट्रांसपायर हो सकता है। यानी समझ लो, देखो ये अगर लीफ है, एक ये आपकी लीफ है, तो इस लीफ से क्या हुआ, इस लीफ से आपका वाटर लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो वाटर यहां पर क्या हुआ, लॉस हो गया। वाटर लॉस, तो अब लीफ के अंदर वाटर क्या बचा, कम बचा। और ये जो आपका रूट है, यहाँ वाटर क्या है, रूट ने ताजा ताजा पानी एब्जॉर्ब किया है तो वहां पानी ज्यादा है, तो ये पानी क्या करेगा, सबसे पहले एक मॉडेस्ट पुश लगाएगा जिससे थोड़ा बहुत ये एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच सके। इसे क्या कहा जाता है, आपका रूट प्रेशर। और यहां के बाद आपका क्या रहता है, पर्टिकुलरली आपका ट्रांसपीरेशन पुल क्या करता है, इस पानी को ऊपर खींच लेता है और आपका लीव्स तक पहुंचा देता है जहां पर वाटर पोटेंशियल कम है। सो फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल आपका पानी मूव करने लग जाता है। तो ये तो आपकी सिंपल कहानी है ही। पैसिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ये होता है, गलत बात है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू सही बात है। होता क्या है रूट प्रेशर में, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये आपकी सॉइल है, ये आपकी सॉइल है जो मैंने बना दी, और ये आपकी रूट है जो मैं यहां पर बना रहा हूं। लेट्स से ये आपकी रूट है, ओके। तो रूट का एक छोटा सा रूट है या फिर उसका छोटा सा पार्ट मैं ले रहा हूं। अब इस सॉइल में जो आयंस हैं वो आपके प्रेजेंट है। कुछ आयंस आपके हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं, कुछ आयंस आपके मिनिमल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहते हैं। यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, आपकी ठीक ठाक होती है, आयन कंसंट्रेशन आपकी हाई होती है। प्लस ये जो आयंस होते हैं, सिंस दे आर चार्ज मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल लेट्स से Mg2+ चार्ज हो गया ना, ओके, Zn2+ चार्ज हो गया ना, तो ये चार्ज मॉलिक्यूल्स आपके कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो सिंस ये मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकते, इनपरमिएबल है, इनको धक्का मार के भेजना पड़ता है आपके रूट के अंदर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्टिवली इन्हें पंप किया जाता है टू द रूट में इनको एक्टिवली भेज दिया जाता है, यहां पर आपके एटीपी को यूज करके यहां पर पंप कर दिया जाता है। अब अगर ये रूट में पहुंच गए हैं तो रूट में क्या सिनेरियो है, रूट में सिनेरियो ये है कि आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि उन्हें पंप कर दिया। अगर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो आपका वाटर पोटेंशियल कम हो गया। अगर वाटर पोटेंशियल कम तो सॉइल में रेस्पेक्टिवली वाटर पोटेंशियल ज्यादा, और पानी कहां मूव करेगा, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल। इसीलिए आपके पहले आयन को फेंका जाता है। जब आपके आयन को फेंक दिया रूट हेयर के अंदर तो वहां पर वाटर पोटेंशियल कम हो गया। वाटर पोटेंशियल कम हुआ तो सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज्यादा, और ज्यादा वाटर पोटेंशियल से कम वाटर पोटेंशियल की तरफ आपका पानी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, वाटर की मूवमेंट भी इसके बाद यहां पर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट था ना, इसने यहां पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन ने यहां पर रूट प्रेशर को इंडिकेट किया सबसे पहले, ओके। तो रूट प्रेशर में ट्रांसपीरेशन का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, ट्रांसपीरेशन पुल में रोल है ट्रांसपीरेशन का, लेकिन रूट प्रेशर में नहीं। रूट प्रेशर आपका अंदर से आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉलम ऑफ वाटर विद इन जाइलम वेसल ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर वेट बिकॉज, यानी कि अगर आपका टॉल ट्री है, समझ लो आपका 100 मीटर का ट्री है, आप किसी यूकेलिप्टस की, आप सिकोया के प्लांट की बात कर रहे हो, उस 100 मीटर में जो ट्रांसपीरेशन पुल से कंटिन्यूअस धार बनी है पानी की, वो पानी की धार टूटती नहीं है। अगर बीच में जरा सी भी वो धार टूट गई तो सारा पानी नीचे गिर जाएगा ग्रेविटेशन पुल के थ्रू। तो क्या होता है बेसिकली, ये पानी की धार कांस्टेंट रहती है। क्यों, उसके 3 इंपॉर्टेंट रीजन रहते हैं मेरे दोस्त, 3 इंपॉर्टेंट रीजन रहते हैं। पहला आपका कोहेशन, कोहेशन मतलब चिपकना। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में चिपकते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो जाती है, सारे वाटर मॉलिक्यूल एक धार बना लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी एडेशन। एडेशन में क्या होता है, एडेशन में आपका वाटर मॉलिक्यूल आपके वेसल या ट्रैकिड के सरफेस से चिपक जाते हैं, जिससे कि वो एक कंटिन्यूअस कॉलम में मूव करते रहें, वो गिरते नहीं हैं। और थर्ड हो गई आपकी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मतलब वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसको मेम्ब्रेन लाइक बिहेवियर प्रोवाइड करती है। आपकी नाव पानी में कैसे तैरती है, वाटर तो एक लिक्विड है, उसमें तो सब कुछ डूब जाना चाहिए, उसका अपर सरफेस एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, जिसके ऊपर जो चीजें हैं वो तैर सकती हैं। चींटी कभी चलते हुए देखना, चींटी जब चलती है ना पानी पे, तो वो पैर जब रखती है पानी पे तो एक छोटी सी डिप्रेशन बन जाती है, आपको ऐसा लगता है कि वो किसी लिक्विड की चद्दर के ऊपर चल रही है। दैट इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। ये सारी चीजें जो रहती हैं हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है पानी को, यानी पानी जो है वो टूटता नहीं है, उसको अच्छी सी क्या होती है, वहां पर कैपिलैरिटी प्रोवाइड हो जाती है, जिससे कि वो ऊपर चढ़ पाए, और आपकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाती है, जिससे पानी का कॉलम टूटे ना। तो यहां पर टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी डेवलप हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। और ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बार बार पूछा जाता है, आप आगे भी ये क्वेश्चन फेस करेंगे इन दिस लेक्चर, ओके। अ रिंग गिल्डर्ड प्लांट, गिल्डर्ड प्लांट लास्ट
आपका पैराग्राफ जो है पूरे के पूरे चैप्टर का, उसमें गिडलिंग के बारे में बात की गई है। यानी समझ लो ये आपका प्लांट है, इस तने को आपने क्या कर दिया, इस तने को आपने काट दिया। किस लेवल तक काट दिया, आपने इसकी बार्क को रिमूव कर दिया अप टू द फ्लोएम लेवल। यानी आपने इसको इस तरीके से काटा इसकी बार्क को कि इसका फ्लोएम लेवल तक आपने जो है रिमूव कर दिया। समझ लो ये आपका फ्लोएम था, तो ये भी अब साथ साथ यहां से रिमूव हो गया है। तो बीच में आपका क्या हुआ, फ्लोएम का जो जंक्शन था ये टूट गया है। अब ऊपर से सामान नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि खाना कौन बनाता है, लीफ बनाता है। अब लीफ से वो खाना कहां आना चाहिए था, रूट्स में जाना चाहिए था, क्योंकि हर प्लांट पार्ट को खाने की जरूरत है, हर प्लांट पार्ट में ये पहुंचना चाहिए था। गिडलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, लीफ में बना हुआ खाना नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अब तो आपने फ्लोएम रिमूव कर दी, तो क्या हुआ, नीचे खाना नहीं पहुंच पाएगा। तो रूट का जो सरफेस है ये तो डाई हो जाएगा जल्दी, और शूट जो है ये स्वेल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अच्छा खासा खाना मिलेगा। ओके, तो फ्लोएम जो है अगर आपने उसे रिमूव कर दिया तो जाहिर सी बात है आपका जो रूट सिस्टम है ये पहले मर जाएगा। तो रूट डाई फर्स्ट, ये बात सही हो जाएगी। शूट डाई फर्स्ट, ये बात गलत हो जाएगी। नीदर रूट नॉर शूट विल डाई, गलत बात है। गिडलिंग एक्सपेरिमेंट किया ही इसलिए था जिससे पता लगे कि पहले कौन मरता है। शूट एंड रूट डाई टुगेदर, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि साथ ही मरते, इसका मतलब तो फ्लोएम का कोई रोल ही नहीं है। तो चाहे ऊपर फ्लोएम प्रेजेंट हो नीचे फ्लोएम प्रेजेंट हो, अगर काट दिया आपने और दोनों साथ मर रहे हैं, इसका मतलब फ्लोएम का कोई खास रोल नहीं था। सो दैट इज द रॉन्ग थिंग। तो आपका रूट डाई फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय, यानी ट्रांसपिरेशन की बात की गई है, यानी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी की बात की गई है, और रूट प्रेशर की बात की गई है, यानी आपके मॉडेस्ट पुश थ्योरी की बात की गई है। तो ट्रांसपिरेशन इज अ पुल एंड रूट प्रेशर इज अ पुश। ओके, सो पुल और पुश रेस्पेक्टिवली आना चाहिए। पुशिंग इट अपवर्ड्स, दोनों पुश नहीं करते। पुशिंग एंड पुलिंग इट, गलत बात है। पुलिंग एंड पुशिंग इट आना चाहिए, तो सिर्फ पुलिंग गलत हो जाएगा। पुलिंग एंड पुशिंग इट रेस्पेक्टिवली, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। पुश क्यों करता है रूट प्रेशर, मैंने आपको बता दिया। पहले एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी तो पानी उसके अंदर जाएगा और थोड़ा बहुत लेवल इंक्रीज करेगा, दैट इज अ पुश, वो नीचे से लग रहा है। और ट्रांसपिरेशन उसे ऊपर से खींच लेती है जस्ट बिकॉज ऑफ द लीव्स विच हैज लॉस्ट देयर वाटर, तो वो ऊपर से खींचेगी। तो ट्रांसपिरेशन आपका पुल हो गया, रूट प्रेशर आपका पुश हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन, विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। इस पे अलग से मैं वीडियो भी बना दूंगा। स्टोमेटा के मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, रिसेंट एडवांसमेंट्स में आपको देखने को मिला कि दो चीजें होती हैं जो कि आपका स्टोमेटा की ओपनिंग करा देती हैं, दैट इज मैलेट और मैलिक एसिड, और आपका पोटेशियम। जब पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है, जब सेल के अंदर पोटेशियम आ जाता है, तो पोटेशियम ज्यादा तो वाटर पोटेंशियल कम। अगर आयन ज्यादा हो गया तो वाटर का लेवल घटा, अगर वाटर का लेवल घटा तो इसके बाहर जो सरफेस रहेगा उसमें वाटर का लेवल ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा रिलेटिव वे में। तो यहां से पानी आपका गार्ड सेल के अंदर, और गार्ड सेल के अंदर पानी, तो फटाफट क्या हो जाएगा, आपका स्वेल हो जाएगा गार्ड सेल, और स्टोमेटा आपका खुल जाएगा। तो पोटेशियम इनफ्लक्स और इफ्लक्स से ये कहानी स्टार्ट हो जाती है, एकदम मस्त वाली। इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे 10 मिनट की, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आज ही बना देंगे, आज ही आप तक पहुंच जाएगी। एक्स्ट्रा एज में इसकी बात करना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 2 बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा पास्ट ईयर में, सिर्फ 15 साल में। 30 साल देखोगे हो सकता है 3-4 बार मिल जाए। 9th क्वेश्चन, Which of the following criteria does not pertain to facilitated diffusion, यानी facilitated transport में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो सैचुरेशन हो जाएगी एक लेवल के बाद। अपहिल ट्रांसपोर्ट मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, ये फैसिलिटेटेड में नहीं होता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यहीं पर बात हमने कर ली प्रोटीन की, ये बात भी आपकी करेक्ट है। हाई सिलेक्टिविटी, जहां पर प्रोटीन है वहां पर इनिबिटर भी आएंगे, हार्मोनल रेगुलेशन भी आएगा, सिलेक्टिविटी भी आएगी और सैचुरेशन भी आएगी। ये 4 प्रॉपर्टीज प्रोटीन से रिलेटेड है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर। हाई सिलेक्टिविटी भी यहां पर होगी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां, इन लैंड प्लांट्स गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, यानी ऐसा क्या है गार्ड सेल में जो बाकी एपिडर्मल सेल्स में यूजुअली नहीं पाया जाता। साइटोस्केलेटन यानी आपके माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट यूजुअली हर सेल में देखने को मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जाहिर सी बात है हर सेल में देखने को मिलेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हर सेल में मिलेंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। क्लोरोप्लास्ट आपका सिर्फ स्पेसिफिक सेल में मिलते हैं। ये जो गार्ड सेल होते हैं, अगर आप कभी इन्हें एनसीईआरटी में देखो तो इनके कोने में ऐसी छोटी छोटी राउंड स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं, एंड दीज राउंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, दीज राउंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द गार्ड सेल्स। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। गटेशन का मतलब क्या रहता है? गटेशन का मतलब ये रहता है कि जब आप बेसिकली एक ये समझ लो आपकी कोई हर्बेशियस स्टेम है किसी प्लांट की, ये आपकी हर्बेशियस स्टेम है। इस स्टेम को जब आप काटोगे थोड़ा सा बेस के पास से, यानी नीचे वाले पार्ट के पास से अगर आप इसे काटोगे तो यहां से आपको लिक्विड निकलता हुआ दिखेगा। सम लिक्विड विल श्योरली ooze आउट, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, ये लिक्विड यहां से निकलेगा क्योंकि थोड़ा बहुत आपका आपका रूट प्रेशर जो है पुश लगाता है, तो आपके जाइलम से ये लिक्विड आपको ooze आउट होता हुआ दिखाई देगा। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से है, इसीलिए इसको क्या किया हमने, बेस पे से काटा, क्योंकि रूट प्रेशर एक पर्टिकुलर हाइट तक ही आपके चीजों को चढ़ा सकता है। उसके ऊपर तो आपका ट्रांसपिरेशन पुल का काम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका मेजर रोल अदा करता है। रूट प्रेशर जो है आपका माइनर रोल अदा करता है, जबकि जो आपका ट्रांसपिरेशन पुल है ये आपका मेजर रोल अदा करेगा। तो रूट प्रेशर की वजह से आपका गटेशन वगैरह हो जाता है, यहां से आपका गटेशन हो जाएगा, जहां पर आपका वाटर जो है वो आपका बेसिकली निकलता हुआ दिखाई देगा, वाटर और लिक्विडी सब्सटेंस आपको निकलता हुआ दिखाई दे जाएगा। ओके, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटल अपरेटस इन विच ऑफ द फॉलोइंग द 4 लेवल पार्ट ए बी सी डी आर करेक्टली आइडेंटिफाई। यहाँ पर डी क्या है? डी आपका है स्टोमेटल पोर, तो फटाफट ढूंढ लो डी क्या है आपका, स्टोमेटल अपर्चर। एक ही में आंसर करेक्ट है, इजीली मिल गया, 1 सेकंड में मिल गया, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। ओके, सी क्या है आपका, सी क्या है, ये वाला क्या है, गार्ड सेल है, सी गार्ड सेल देख लो बिल्कुल सही है। बी क्या है आपका, बी आपका ओके यहां पर ए जो दे रखा है ये क्या है आपका, सब्सिडियरी सेल है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, और बी आपका क्या है, एपिडर्मल सेल हो जाएगा। तो ये आपका स्टोमेटल अपरेटस तैयार करते हैं। अपरेटस में क्या आता है आपका, सेंट्रल स्टोमेटल पोर, फिर आपके गार्ड सेल्स, फिर आपके मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड एज सब्सिडियरी सेल्स, एंड योर रेस्ट ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, ये सारे के सारे मिलकर बनाते हैं आपका स्टोमेटल अपरेटस। यहां तक स्पेशली आपका सब्सिडियरी सेल तक कहलाता है स्टोमेटल अपरेटस, एस ए लिख देते हैं इसको, राइट, डन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके डन। चलिए 13, गार्ड सेल हेल्प्स इन। गार्ड सेल किस चीज में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन, ओके, गटेशन, फाइटिंग अगेंस्ट इंफेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। जाहिर सी बात है गार्ड सेल क्या करेंगे, गार्ड सेल जब ओपन होंगे, यानी गार्ड सेल जब आपके दूर दूर जाएंगे तो आपका स्टोमेटल पोर खुल जाएगा, तो उसके थ्रू वाटर लॉस होगा, तो ये ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। इनका मेजर रोल आपका ट्रांसपिरेशन में रहता है। गटेशन आपका किसके थ्रू रहता है, गटेशन आपका किसके थ्रू होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, 2 मिनट पहले, ये आपका रूट प्रेशर की वजह से रहता है। यहां पर पढ़ा ना गटेशन ड्यू टू रूट प्रेशर, तो इसमें आपका गार्ड सेल का तो नाम नहीं आया, गार्ड सेल तो आपके लीफ में होते हैं, राइट। फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन में इसका कोई खासा रोल नहीं होता, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग में भी इसका रोल नहीं होता। गार्ड सेल आपका जो आपका वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस है उसमें हेल्प करते हैं, यानी कि आपके प्लांट को कूल रखना, आपके वाटर लेवल को मेंटेन करना, सेल्स की टर्जिडिटी मेंटेन करना, ये इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। वाटर लॉस होता है, ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट है। 14 क्वेश्चन, द रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली अकर इन वाटर कॉलम इन वेसल्स ट्रैकेट्स ड्यूरिंग द असेंट ऑफ सैप बिकॉज, यानी आपका फ्रैक्शनेशन और रप्चर आपके वाटर कॉलम में क्यों नहीं होता। 3 चीजें मैंने आपको बताई थी, कोहेशन, अडेशन और सरफेस टेंशन, इसमें से ढूंढ लो। वीक ग्रेविटेशन पुल, बिल्कुल गलत बात है। ट्रांसपिरेशन पुल एक मॉडेस्ट फैक्टर है, जरूर एक फैक्टर है, लेकिन पानी का ना टूटना, इसमें ट्रांसपिरेशन पुल का कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसपिरेशन पुल इसे ऊपर खींचता है, लेकिन पानी खींचता किस वजह से, धार किस वजह से बनती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में एडेशन कोहेशन शो करते हैं और सरफेस के साथ एडेशन शो करते हैं, प्लस आपका सरफेस टेंशन, इस वजह से आपका पानी टूटता नहीं है। यहां पर पूछा है कि रप्चर या फ्रैक्शनेशन क्यों नहीं होता, यहां पर ये नहीं पूछा कि वाटर ऊपर कैसे पहुंचता है, दोनों चीजों में डिफरेंस है, राइट। चलिए 15, 2 सेल्स ए एंड बी आर कंटिग्यूअस, यानी 2 सेल ए और बी साथ साथ जुड़े हुए हैं। सेल ए हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, सेल ए जो है, एक बार लिख लेते हैं यार, कहां गया पेन, अच्छा ए जो है ये आपका 10 atm है। टर्गर प्रेशर जो है इसमें क्या है 7 atm, और डिफ्यूजन, अच्छा डीपीडी आपका सीधा दे रखा है, डीपीडी आपका क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट आपका 3 atm दे रखा है, ठीक है डन। और दूसरा वाला सेल जो है इसमें बी में ऑस्मोटिक प्रेशर आपका 8 है, टर्गर प्रेशर 3 है, तो 8 - 3, डीपीडी आपका 5 दे रखा है, सीधा ही डीपीडी का यूज करना है, तो डीपीडी आपका क्या दे रखा है 5 atm दे रखा है। तो डीपीडी, लो डीपीडी से हायर डीपीडी में आपका मोशन होता है, लो डीपीडी टू हायर डीपीडी आपका मोशन होता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा 3 atm से 5 atm में आपका मोशन हो जाएगा।
अगर ये आपकी मोशन होती है यहाँ पर तो आपका मोशन कहाँ हो जाएगा, ए टू बी, ढूंढ लो। डीपीडी क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कितना डिफ्यूजन प्रेशर आपका कम है, ओके, कितना डेफिसिट है वो आपका टोटल हुआ। ओके, सो ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पर डेफिसिट कम है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर डेफिसिट ज्यादा है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी। समझने की कोशिश करना इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करो। लेट्स से डीपीडी का मतलब क्या है, एक इंसान ने खाया लॉस 3,000 रुपए का, दोनों के पास 10-10 हजार रुपए थे, ठीक है, दोनों के पास 10-10 हजार रुपए थे। डेफिसिट को समझने की कोशिश करना, मैंने दो इंसान देखे, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, दोनों के पास 10-10 हजार रुपए हैं। एक के पास 3,000 का लॉस हुआ, दूसरे को 5,000 का लॉस हुआ, तो पैसे ज्यादा किसके पास बचे, पैसे ज्यादा उसके पास बचे ना जिसका डीपीडी कम है। तो डीपीडी वाले के पास 7,000 रुपए बचे और जो ये हायर डीपीडी है इसके पास सिर्फ 5,000 रुपए बचे। सो डिफ्यूजन कहां होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसकी डीपीडी कम तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा, इसकी डीपीडी ज्यादा ओवरऑल वैल्यू कम। यहाँ पे क्या होगी, आपकी मूवमेंट हो जाएगी। ये बात बहुत समझने लायक है भाई, बहुत अच्छी बात है। डीपीडी आपका एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, पुरानी एनसीईआरटी में बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट था, अच्छा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये बात अभी आपको समझ में आ जानी चाहिए। डीपीडी में क्या वर्ड आ रहा है, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कोई चीज कम कितनी है, किस चीज में घाटा कितना हुआ। तो जिस चीज में घाटा कम ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा, जिस चीज में घाटा ज्यादा ओवरऑल प्रॉफिट कम, ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन कम। इस तरीके से आपको डील करना था। नो मूवमेंट ऑफ वाटर, गलत बात हो जाएगी। नो मूवमेंट कब होता है, जब दोनों की डीपीडी बराबर होती। इक्विलिब्रियम बिटवीन टू, कॉमन सेंस है। नो मोमेंट बोल दिया और इक्विलिब्रियम बोल दिया, मतलब दोनों ही आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि मल्टीपल आंसर नहीं होते हैं आपके पेपर में। तो सीधी सी बात है, मूवमेंट तो होगी ए टू बी या बी टू ए। हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ए टू बी आपकी मूवमेंट हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए 16, द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट इन सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय, यानी ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट आपकी सीव ट्यूब मेंबर में किस तरीके से होती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एक थ्योरी थी जिसे कहा जाता था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग थ्योरी, जिसमें यह बोला गया कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपका ट्रांसलोकेशन होता है। लेकिन हमने ये पढ़ा पूरे चैप्टर में कि आपका एटीपी जो रहता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सीव ट्यूब में। जब आपकी चीजें लोड होती हैं तो सबसे पहले सुक्रोज आपका कहां जाएगा, सुक्रोज आपका कहां जाएगा, कंपेनियन सेल में पहुंचेगा, और कंपेनियन सेल में पहुंचने के बाद ये एक्टिवली यानी एटीपी का यूज करते हुए आपके सीव ट्यूब एलिमेंट में पहुंचा दिया जाएगा। तो एक्टिवली आ गया, तो हमें इस पूरे के पूरे झमेले में सिर्फ एटीपी ढूंढना था। हमने एटीपी ढूंढा, हमें समझ में आ गया, हमने डी मारा, हम आगे बढ़ गए, राइट। दिस इज द आंसर। पोटोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, पोटोमीटर क्या होता है, पोटोमीटर ये होता है एक डिवाइस जिससे कि आपको पता लग सके कि ट्रांसपिरेशन कितनी हुई। ओके, ट्रांसपिरेशन के लिए आप एक पर्टिकुलर प्लांट को वाटर देते हो और आप उससे ट्रांसपिरेशन जो वाटर हुआ है उसको आप इकट्ठा करके उसके ऊपर या तो आप पॉलीबैग लगा देते हो। एक पोटोमीटर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक ट्यूब से जुड़ा हुआ अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है जिसमें ट्यूब्स आपकी एक के बाद एक अटैच होती हैं। कुछ कर्व ट्यूब्स होती हैं, कुछ राइट एंगुलर होती हैं, कुछ आपकी सीधी होती हैं। इनमें आपको पता लग जाता है एक्चुअली कितना वाटर आपका रिलीज हुआ या फिर कितना वाटर आपका लॉस्ट हुआ। सो हमें पता है अगर एक प्लांट अगर आपका 100 ml वाटर एब्जॉर्ब करता है तो इसमें से 99 ml जो है लॉस हो जाएगा, यानी 99% लॉस हो जाएगा। सिर्फ 1% यूज किया जाता है फॉर द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। तो हम इसमें क्या मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेशन कि जितना पानी आपका एब्जॉर्ब हुआ है उतना ही पानी आपका क्या होता है, यूजुअली लॉस हो जाता है। ओके, सो द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड। इस बेसिस पे आपका काम करता है पोटोमीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर नापने के लिए क्या है पोटोमीटर, कभी कंफ्यूज नहीं होना, इट इज पोटैटो ऑस्मोमीटर। सो ऐसा मत सोचना कि पोटैटो का पो ले लिया और ऑस्मोमीटर का मीटर ले लिया, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पोटैटो ऑस्मोमीटर अलग है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल नापने के लिए या ऑस्मोटिक प्रेशर नापने के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका ट्रांसपिरेशन नापने वाला जो जुगाड़ है इसको क्या बोला आपने, पोटोमीटर बोल दिया। ओके डन। चलिए, स्टोमेटा इन अ प्लांट ओपन ड्यू टू, स्टोमेटा क्यों ओपन होते हैं, इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। जब पोटेशियम आयन आपका अंदर आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, देखो सिंपल सी बात है, आपको समझ लो याद नहीं होता, आपको याद होता ही नहीं है, कंसेप्ट तो दिमाग में रहेगा ना, सिंपल सी बात है, नोट करके देखो। यहां पर मैंने क्या बना दिया, यहां पर मैंने स्टोमेटल पोर बनाया, इसके साइड में क्या था, गार्ड सेल। गार्ड सेल के अगर अंदर पोटेशियम गया तो क्या हुआ, अंदर पोटेशियम ज्यादा तो वाटर आपका कम, वाटर पोटेंशियल कम, वाटर पोटेंशियल कम तो बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा तो यहां से यहां पर वाटर मूव करेगा, सेल आपके स्वेल हो जाएंगे, ओपनिंग हो जाएगी स्टोमेटा की। यानी जब पोटेशियम आपका अंदर जाएगा गार्ड सेल के तब आपका स्टोमेटा ओपन होगा, और जब पोटेशियम आपका बाहर रहेगा, जब आपका बाहर निकलेगा, इफ्लक्स होगा, तब जाके आपका जो स्टोमेटा है ये क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आई बात, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इस
क्वेश्चन को आगे तीसरे चौथे नंबर पे कोई क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था। तो स्टोमेटा ऑफ प्लांट ओपन ड्यू टू, ओपन क्यों होगा, इनफ्लक्स से होगा, इनफ्लक्स ढूंढो, इनफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन गलत बात हो गई, इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन होता तो ये बात सही हो जाती, इसीलिए इफ्लक्स में आपका सिर्फ पोटेशियम दिया है, अगर यहां पर इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन होता तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते, यानी आपका इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम या फिर इफ्लक्स ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन, दोनों बातें आपकी करेक्ट हो जाती। यहां पर फिलहाल सिंगल स्टेटमेंट है तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज दिस इज अबाउट द डीपीपी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। और अब हम 12th की कुछ डीपीपीज लाने वाले हैं, 11th आपका सीक्वेंस में चलेगा, दिन की एक डीपीपी, और 12th को भी हम लोग साथ साथ लेकर आने वाले हैं, जिससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और डीपीपीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, राइट। Thank you so much guys for watching this video. If you really enjoyed this video, if you really got the concepts, then please hit like button, share this video with your friends, subscribe to my channel and please make sure to be connected because आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और आप लोगों को MBBS की या ग्रेजुएशन की बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फिजियोलॉजी और काफ़ी सारे अदर रिसर्च रिलेटेड एस्पेक्ट्स पढ़ाता रहूंगा। तो जुड़े रहें, लंबा साथ है और मज़ा आएगा और फाड़ेंगे भाई। चलो धन्यवाद और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।